लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम वॉल्केनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि वॉल्केनोज जो हैं वो हमारी पृथ्वी के किसी भी हिस्से में, किसी भी भाग में मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हो तो आप बेसिकली उन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जहां पर हमें ज्यादातर ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, है ना। क्योंकि हम हर एक क्षेत्र को डिस्कस नहीं कर सकते, हर एक क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर सकते। तो एक लाइन हम लोग नोट करेंगे, लिखिए कि मोस्ट वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स are found in following three specific belts। अधिकतर ज्वालामुखीय संरचनाएं निम्नलिखित तीन विशिष्ट पेटियों में प्राप्त होती, निम्नलिखित तीन विशिष्ट पेटियों में प्राप्त होती। एटलस लाए हो आप लोग? सब लोग निकाल लीजिए, एटलस निकाल लीजिए। और एटलस में लास्ट में जो वर्ल्ड मैप आप लोगों को दे रखा होगा, वो वर्ल्ड मैप निकाल लीजिएगा। आप लोग ये एटलस खोल करके रखिए और मैं आपको तीनों पेटियां बताता हूं, फिर एटलस में आप लोगों को समझाऊंगा कि किस क्षेत्र के बारे में बेसिकली बात हो रही है। तो देखिए, वो तीनों बेल्ट्स जो हमें मिलती हैं उसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट, यानी कि परिप्रशांत मेखला, लिखते भी जाइएगा साथ ही साथ। दूसरा हम देखते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी। और तीसरी नंबर 3 हमें मिलती है जिसको हम बोलते हैं मिड अटलांटिक बेल्ट, मध्य अटलांटिक पेटी। तो ज्यादातर वॉल्केनिज्म अगर हम देखें या ज्यादातर वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स देखे जाएं तो हमें इन तीन क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। तो फटाफट हम इन तीनों क्षेत्रों के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, जो हमारी सरकम पैसिफिक बेल्ट है, जो परिप्रशांत मेखला है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, सरकम पैसिफिक बेल्ट, परिप्रशांत मेखला जब हम बोलेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमें इसमें समझनी होगी वो क्या, इसका विस्तार, एक्सटेंशन। तो अब आप लोग अपने एटलस में देखिए कि जो आपका पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, उस प्रशांत महासागर के चारों ओर के जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो उसके कोस्टल एरियाज हैं, चाहे वो एशिया की तरफ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो, नॉर्थ अमेरिका की तरफ हो या साउथ अमेरिका की तरफ हो, प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों को हम क्या कह दे रहे हैं यहां पर, सरकम पैसिफिक बेल्ट बोल रहे हैं, परिप्रशांत मेखला। तो क्या लिख लेंगे हम सीधे सीधे लिखेंगे कोस्टल एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, कोस्टल एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र। तो आपने एटलस में देख लिया ना कि किस क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। ओके, अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहां पर समझना, वो आ जाएगा कि अगर इस सरकम पैसिफिक बेल्ट में वॉल्केनिज्म होती है तो वॉल्केनिज्म का, ज्वालामुखीयता का यहां पर रीजन क्या होगा, कारण क्या होगा? एनीवन? सबडक्शन। कई बार तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी जो पैसिफिक प्लेट है
उसके चारों तरफ की महाद्वीपीय प्लेटें, उसके चारों तरफ की कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पैसिफिक प्लेट से आकर के क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। और टक्कर होने की वजह से जो हमारी प्रशांत प्लेट है, क्योंकि वो महासागरीय है, भारी है, इसलिए वो सबडक्ट होती है, अवक्षेपित होती है, मैग्मा बनता है और उसी से यहाँ पर क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो मतलब आप सीधे सीधे रीजन में क्या लिख लेंगे यहाँ पर, सबडक्शन ऑफ हैवी पैसिफिक प्लेट, भारी प्रशांत प्लेट का अवक्षेपण, भारी प्रशांत प्लेट का अवक्षेपण। क्लियर है? तो सरकम पैसिफिक बेल्ट हम किसको कहते हैं, और सरकम पैसिफिक बेल्ट में जो ज्वालामुखीयता होती है वो क्यों होती है, यहां तक हम लोगों ने बात कर ली। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि हमें इस सरकम पैसिफिक बेल्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, मतलब महत्वपूर्ण ज्वालामुखीय संरचनाएं यहां पर कौन कौन सी हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो तो प्लेट टेक्टोनिक्स में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इस क्षेत्र में कई सारी वॉल्केनिक पीक्स मिलती हैं, ज्वालामुखीय पर्वत मिलते हैं, और कई सारे ज्वालामुखीय द्वीप मिलते हैं। पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो मैं नाम लिख देता हूं उनके, आप लोग नोट कर लेंगे। और करना क्या है आपको, घर जा करके अपना एटलस उठाइएगा और उसमें उन सारी पीक्स और आइलैंड्स को क्या कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले अगर हम बात करें पीक्स की, ठीक है, पर्वतों की, तो पीक्स में, पर्वतों में सबसे पहले साउथ अमेरिका की देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका की देख लेते हैं। तो कौन कौन सी पीक्स हमें मिलती हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, एकोंकागुआ, ठीक है, ओजोस डेल सलाडो, कोटोपैक्सी एंड चिम्बोराजो, ठीक है। तो एकोंकागुआ है, ओजोस डेल सलाडो है, कोटोपैक्सी है, चिम्बोराजो है। ये सारी की सारी पीक्स हमें कहां पर मिलेंगी, आप मैप में इनको ढूंढिएगा, ये आपको मिलेंगी साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, ठीक। फिर इनके बाद अगर हम देखें कि और कौन कौन सी पीक्स हमें यहां पर देखने को मिलेंगी, तो अब हम नॉर्थ अमेरिका में चले जाएं, उत्तर अमेरिका में चले जाएं। तो उत्तर अमेरिका में हम देखेंगे पोपोकैटपेटल, ठीक है, मैक्सिको में बताई थी मैंने आप लोगों को। इसके अलावा आप देखेंगे व्हिटनी, ठीक है, व्हिटनी के बाद आप शास्ता, रेनियर, हुड, लोगन और मैकिनले, ठीक है। तो पोपोकैटपेटल है, व्हिटनी है, शास्ता है, रेनियर है, हुड है, लोगन है, मैकिनले है। ये सारी की सारी जो पीक्स हैं ये हमें कहां पर देखने को मिलेंगी, नॉर्थ अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, ठीक। इसके अलावा अगर हम पीक्स में और कुछ पीक्स को इंक्लूड करें, तो जैसे जापान के अंदर हमें एक बहुत ही फेमस वॉल्केनिक पीक मिलती है, क्या नाम है उसका, माउंट फ्यूजियामा, ठीक है। तो आप फ्यूजियामा को नोट कर लें, ये आपको जापान में देखने को मिलेगा। फ्यूजियामा के अलावा आप आ जाओगे फिलीपींस में, तो फिलीपींस में आप देखेंगे माउंट ताल, माउंट मेयोन एंड माउंट पिनाटुबो, ठीक है, माउंट ताल, माउंट मेयोन एंड माउंट
पिनाटुबो, ये इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक पीक्स हैं जो हमें फिलीपींस में देखने को मिलेंगी। ठीक, तो इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण चोटियां थी, इंपॉर्टेंट पीक्स थी, वो मैंने आप लोगों को यहां तक बता दिया। क्लियर है? घर जाकर के मार्क कर लेना इनको। अब पीक्स के बाद अगला जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है आइलैंड्स, क्योंकि यहां पर कई सारे आइलैंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, आइलैंड्स, द्वीपों की अगर बात की जाए तो आइलैंड्स में आप क्या लिखोगे? आइलैंड्स में आप नोट करेंगे एल्यूशियन, एल्यूशियन आइलैंड्स। ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएंगे? ये आप देखोगे अलास्का, ठीक है, अलास्का के कोस्ट पर। फिर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे क्यूराइल आइलैंड्स, क्यूराइल, क्यूराइल जापानीज आइलैंड्स के जस्ट नॉर्थ में है, ठीक है। इसके बाद आप जापानीज आइलैंड्स में भी देख सकते हो कि यहां पर भी कुछ द्वीप हमें वॉल्केनिक मिलेंगे, ज्वालामुखीय द्वीप हमें प्राप्त होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं रियूक्यू, ठीक है, रियूक्यू आइलैंड्स। रियूक्यू के बाद आप फिलीपींस में बोल सकते हो कि देयर आर सम आइलैंड्स ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन इन फिलीपींस। फिलीपींस में भी कुछ ज्वालामुखीय द्वीप हमें मिल जाएंगे। एंड सेम गोज विद इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये सारी के सारी जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप ज्वालामुखीय द्वीपों की श्रेणी में क्या कर सकते हो? इंक्लूड कर सकते हो। तो पहली जो बेल्ट थी, सरकम पैसिफिक बेल्ट, परिप्रशांत मेखला, हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा हेडिंग बनाइए आप लोग, सरकम पैसिफिक बेल्ट के बाद मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। देखिए, ये जो हमारी सेकेंड बेल्ट है मिड कॉन्टिनेंटल, सबसे पहले मुझे आप लोगों को इसका विस्तार समझाना है, ठीक है। तो एटलस बंद कर दिया, निकाल लो एक बार फिर से वर्ल्ड मैप। तो अब देखो, ये जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, इसके बारे में आप देखेंगे कि ये बेल्ट शुरू होती है कहां से? मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से। और फिर भूमध्य सागर से ये ईस्ट की तरफ, ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में पूर्व की ओर जाती है। कहां तक? हम देखते हैं अप टू कॉकेशस रेंज, कॉकेशस पर्वत श्रृंखला। और कॉकेशस पर्वत श्रृंखला कहां मिलेगी? ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, वहां पर आपको कॉकेशस पर्वत श्रृंखला मिलेगी। तो मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से आप ईस्ट की तरफ चल करके आएंगे बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, तो आपको क्या मिलेगा? कॉकेशस रेंज, कॉकेशस पर्वत श्रृंखला। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि कॉकेशस पर्वत श्रृंखला पर पहुंच करके इस बेल्ट में हमें ब्रांचिंग देखने को मिलती, मतलब ये पेटी शाखाओं में क्या हो जाती है? बट जाती है, दो शाखाओं में। तो यहां पर जो ब्रांचिंग होती है, जो विभाजन होता है, वो बेसिकली दो ब्रांचेस में होता है, दो शाखाओं में होता है। एक जिसको हम ईस्टर्न ब्रांच लिख देंगे, पूर्वी शाखा लिख देंगे, और दूसरी जिसे आप क्या लिखोगे? सदर्न ब्रांच, यानी कि दक्षिणी शाखा, सदर्न ब्रांच, दक्षिणी शाखा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ईस्टर्न ब्रांच के बारे में बता देता हूं कि ईस्टर्न ब्रांच का मतलब क्या है, कहां से कहां तक ये जाएगी, और फिर
दक्षिणी शाखा जो है वो हम लोग देख लेंगे। देखिए हमारी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है, अगर हम इसमें ईस्टर्न ब्रांच देखें, पूर्वी शाखा, तो ईस्टर्न ब्रांच, पूर्वी शाखा, ऑब्वियस सी चीज है कि शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत आप लिखोगे कहां से? कॉकेशस माउंटेन रेंज से, कॉकेशस पर्वत श्रृंखला से। ठीक, अब पूरा सीक्वेंस देखते जाना। एटलस में कुछ चीजें दी होंगी, कुछ चीजें हो सकता है कि नहीं दी हो, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा। कॉकेशस से आप जाएंगे किसमें? एल्बुर्ज माउंटेन रेंज। कहां पर है एल्बुर्ज माउंटेन रेंज? ईरान में, ठीक है, कैस्पियन सी के सदर्न कोस्ट पर। फिर एल्बुर्ज से आप चले जाओगे कहां? हिंदू कुश। हिंदू कुश तो जानते ही होंगे आप लोग, अफगानिस्तान में आपको मिलेगा, ठीक है, एल्बुर्ज के थोड़ा सा ईस्ट में, पूर्व में। फिर हिंदू कुश से आप चले जाएंगे कहां? सुलेमान रेंज, सुलेमान पर्वत श्रृंखला। ये कहां पर? पाकिस्तान में आपको मिलेगी। फिर सुलेमान रेंज से, सुलेमान पर्वत श्रृंखला से आप आ जाओगे किसमें? हिमालय, ठीक है, पूरा हिमालय में ये बेल्ट जो है वो चलेगी। फिर हिमालय से आप चले जाएंगे साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, कहां? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान तथा निकोबार में। और अंडमान और निकोबार से होते हुए ये बेल्ट पहुंचेगी कहां पर? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में पहुंच करके ये मिल जाएगी किससे? जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है, जो परिप्रशांत मेखला है, उससे। ठीक है, तो ये तो आपने देखा ईस्टर्न ब्रांच, कॉकेशस से एल्बुर्ज, फिर हिंदू कुश, फिर सुलेमान, फिर हिमालय, फिर अंडमान निकोबार और फिर इंडोनेशिया। अब अगर हम बात करें सदर्न ब्रांच, दक्षिणी शाखा, तो दक्षिणी शाखा को समझने के लिए आप लोगों को एक मैप निकालना होगा अपने एटलस में। इंडेक्स में देखिए एक वेस्ट एशिया का मैप दे रखा होगा, पश्चिमी एशिया। वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया, या मिडिल ईस्ट करके लिखा हो सकता है। तो अब आप लोगों ने मिडिल ईस्ट वाला मैप निकाला है, वहां पर एक देश आपको दिखाई देगा, मतलब थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा ऑब्वियसली आप लोगों को। जॉर्डन दिख गया? जॉर्डन। अब जॉर्डन का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे आप देखिए डेड सी, भूमध्य सागर की तरफ मत चले जाइएगा, जो दूसरा बॉर्डर है, ठीक है। क्या मिला? डेड सी मिल गया। अब आप समझ लीजिए कि ये जो आपकी सदर्न ब्रांच है, ये जो आपकी दक्षिणी शाखा है, ये सदर्न ब्रांच, दक्षिणी शाखा कहां से स्टार्ट होती है? डेड सी से, मृत सागर से। अब मृत सागर के पास में ही आप देखोगे जॉर्डन रिवर होगी। वहां पर देखो डेड सी के पास में एक ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है, लाइन तो बनी है ना, बस वही जॉर्डन नदी है, ठीक है, बस वही जॉर्डन रिवर है। हो सकता है नाम ना लिखा हो, बट जॉर्डन रिवर डेड सी के पास में ही फ्लो करती है। तो डेड सी से हम चले जाएंगे किसमें? जॉर्डन रिवर वैली, जॉर्डन नदी घाटी। जॉर्डन नदी घाटी से आप होते हुए पहुंचेंगे रेड सी, लाल सागर। दिख रहा है लाल सागर? ठीक, चलिए, तो जॉर्डन रिवर वैली से होते हुए हम लोग पहुंचे रेड सी में, लाल सागर में।
लाल सागर से आप होते हुए पहुंचिए गल्फ ऑफ यमन या गल्फ ऑफ अदन लिखा होगा, मिला? अदन मिला, अदन की खाड़ी, ठीक है। और अदन की खाड़ी और रेड सी को कौन कनेक्ट कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ बाबल मानदेब, ठीक है। तो लाल सागर से हम लोग कहां पहुंचेंगे? हम लोग पहुंचेंगे स्ट्रेट ऑफ बाबल मानदेब, और यहां से हम पहुंच जाएंगे गल्फ ऑफ अदन, ठीक। तो बाबल मानदेब जल संधि हो गई, अदन की खाड़ी हो गई, यहां तक आप लोगों ने देख लिया। अब आपको एक मैप और निकालना पड़ेगा। आप निकालिए अफ्रीका का मैप। अफ्रीका का मैप निकाल लो जल्दी से। फिजिकल वाला। पहुंच गए सब लोग अफ्रीका? चलिए, अब ये जब आपने अफ्रीका का मैप निकाला तो आपको ये स्ट्रेट ऑफ बाबल मानदेब दिख रही है वहां पर? मिल गई। अब एक चीज हम देखते हैं कि बाबल मानदेब जल संधि और अदन की खाड़ी यहां पर पहुंच करके ये जो हमारी सदर्न ब्रांच है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एंटर कर जाती है। तो यहीं पर हम एक लाइन लिख लेंगे कि दिस ब्रांच एंटर्स इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यह शाखा अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश कर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कहां पर? तो ध्यान से देखिए, स्ट्रेट ऑफ बाबल मानदेब के साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, वहां पर आपको वेस्ट रिफ्ट वैली या ईस्ट रिफ्ट वैली कुछ लिखा हुआ है, ईस्ट रिफ्ट वैली लिखा है। और उसी ईस्ट रिफ्ट वैली से और दक्षिण की तरफ चले जाओगे तो वेस्ट रिफ्ट वैली लिखा है। मिल गया? तो जब आपने ये लिखा कि ये जो शाखा है ये अफ्रीका महाद्वीप में एंटर कर जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश कर जाती है, तो यहां पर हम एक चीज लिख लेंगे, आप लोग भी नोट कर लीजिए कि इन अफ्रीका इट एक्सटेंड्स in the form of East Rift Valley and West Rift Valley। अफ्रीका महाद्वीप में यह पूर्वी भ्रंश घाटी तथा पश्चिमी भ्रंश घाटी के रूप में विस्तृत है। पूर्वी भ्रंश घाटी तथा पश्चिमी भ्रंश घाटी के रूप में विस्तृत है। अब ये जो हम दोनों रिफ्ट वैलीज देख रहे हैं, ईस्ट रिफ्ट वैली और वेस्ट रिफ्ट वैली, इसमें ध्यान से आप जरा वेस्ट रिफ्ट वैली को देखिए, जो पश्चिमी आपकी भ्रंश घाटी है, उसको अगर आप देखोगे तो उसमें कई सारी लेक्स आपको दिखाई देंगी, जैसे एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, टेंगानिका, रुकवा, और सबसे दक्षिण में आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगी लेक मलावी या न्यासा।
मिली? लेक मलावी या न्यासा? तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो हमारी सदर्न ब्रांच है ये जाकर के समाप्त होती है कहां पर? लेक मलावी या लेक न्यासा पर। तो सदर्न ब्रांच शुरू कहां से हुई थी? डेड सी से, और दक्षिण की तरफ चल करके कहां तक आई ये लेक? न्यासा या लेक मलावी तक। ठीक है, तो आप चाहें तो लास्ट में एक चीज लिख सकते हैं कि दिस ब्रांच एंड्स एट लेक मलावी और न्यासा। यह शाखा मलावी या न्यासा झील पर पहुंचकर समाप्त हो जाती है। मलावी या न्यासा झील पर पहुंचकर समाप्त हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो आप लोगों ने पूरी की पूरी सदर्न ब्रांच देखी ना, डेड सी से लेकर के लेक मलावी तक, इस पूरी सदर्न ब्रांच को एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। क्या कहा जाता है? अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। तो कभी भी अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी में कौन कौन सी संरचनाएं मिलती हैं, तो बता दोगे ना? डेड सी उसी का पार्ट है, रेड सी उसी का पार्ट है, गल्फ ऑफ अदन उसी में है, स्ट्रेट ऑफ बाबल मानदेव उसी में है, अफ्रीका में ईस्टर्न रिफ्ट वैली, वेस्टर्न रिफ्ट वैली, सब के सब उसी का हिस्सा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गई कि मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है हमारी, उसका विस्तार, उसका एक्सटेंशन हमें कहां कहां पर देखने को मिलता है। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी, एग्जैक्टली याद नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस में थी या द हिंदू में थी। लिखा था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज स्प्लिटिंग, अफ्रीका महाद्वीप टूट रहा है। और कहां पर टूट रहा है? ये जो आप रिफ्ट वैली देख रहे हो ना, यहीं पर हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे मैंने आप लोगों को सोमाली प्लेट बताई थी, याद है? तो वो जो सोमाली प्लेट है वो मेन अफ्रीकन मेनलैंड से कहां जा रही है? दूर जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा फिर? जिस तरीके से रेड सी नाम का एक एक्सियल ट्रफ बन गया था, उसी तरीके का एक एक्सियल ट्रफ, एक अक्षीय गर्त इस भ्रंश घाटी के क्षेत्र में भी बन जाएगा, और अफ्रीका महाद्वीप का कुछ हिस्सा अफ्रीका से टूट करके क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बट ऐसा होने में अभी काफी लंबा समय लगेगा, बट एविडेंसेस उसके हमें मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे स्ट्रक्चर है या रीजन है, जिसे हम कहते हैं अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। अब आगे हम लोग चलें और देखें कि जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, यहां पर आखिर हमें वॉल्केनिज्म मिलती क्यों है? रीजन। तो दूसरा जो पॉइंट यहां पर हम देखेंगे वो कारण देख लेते हैं कि ज्वालामुखीयता का कारण क्या है। तो हेडिंग बना लें आप लोग कि रीजन क्या होगा। क्या रीजन बताएंगे हम? क्या रीजन बताएंगे यहां पर? प्लेट्स का कन्वर्जेंस हम लोगों ने पढ़ा था ना भाई। देखो, आप मेडिटेरेनियन की बात कर रहे हो, भूमध्य सागर इसी प्लेट का, इसी बेल्ट का हिस्सा है ना। तो भूमध्य सागर के क्षेत्र में क्या हो रहा होगा? अफ्रीका जाकर के यूरोप से टकरा रहा है। हम बात कर रहे थे हिमालय की, तो हिमालय के क्षेत्र में क्या हो रहा है? हिमालय के क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो हमारी इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट जाकर के टकरा रही है किससे? यूरेशिया से। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस पेटी के ज्यादातर हिस्सों में क्या हो रहा है? प्लेट कन्वर्जेंस। और उसी प्लेट कन्वर्जेंस से हमें यहाँ पर वॉल्केनिज्म देखने को मिलती है। तो एक लाइन नोट करिए आप लोग रीजन में
लिखो, इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ दिस बेल्ट, इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ दिस बेल्ट volcanism is caused by plate convergence and resultant subduction. Plate convergence and resultant subduction. इस पेटी के अधिकतर क्षेत्रों में ज्वालामुखीयता प्लेटों के अभिसरण तथा अवक्षेपण का परिणाम है। प्लेटों के अभिसरण तथा अवक्षेपण का परिणाम है। आगे कि इस बेल्ट में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, महत्वपूर्ण संरचनाएं कौन कौन सी हमें देखने को मिलती हैं, इनकी बात कर लेते हैं अब। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले अगर मेडिटेरेनियन सी की बात करें हम, तो यहां पर हमें क्या क्या मिलेगा, आप लिखेंगे माउंट एटना, माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट वेसुवियस, माउंट वल्केनो। तो एटना है, स्ट्रोम्बोली है, वेसुवियस है, वल्केनो है, ये सब के सब आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, मेडिटेरेनियन सी के रीजन में, भूमध्य सागर के क्षेत्र में। ठीक है। थोड़ा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा माउंट एल्ब्रस। कहां पर होगा एल्ब्रस? एल्ब्रस आपको मिलेगा कॉकेशस माउंटेन रेंज, कॉकेशस पर्वत श्रृंखला में। और क्या इंपॉर्टेंस है एल्ब्रस की कि ये यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एल्ब्रस है। फिर हमें मिलते हैं कोह सुल्तान एंड देमवंद। कोह सुल्तान और देमवंद, ये दोनों पीक्स आपको कहां पर मिल जाएंगी, जो ईरान का एलबुर्ज माउंटेन रेंज है, एल्बुर्ज जो पर्वत श्रृंखला है वहां पर ये संरचनाएं हमें मिलेंगी। फिर अगर आप आगे बढ़ोगे तो हिंदू कुश है, सुलेमान है, और उसके अलावा आप देखोगे जो हमारा हिमालय है, इसमें हमें कोई भी ज्वालामुखी पर्वत देखने को नहीं मिलता है। और फिर आगे अगर हम जाएं तो ज्वालामुखी पर्वत हमें कौन कौन से मिलते हैं, बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप और नारकोंडम आइलैंड, नारकोंडम द्वीप। तो बैरन और नारकोंडम जो हैं ये आपको किस में मिलेंगे, आप सीधे सीधे लिखिए अंडमान ग्रुप, क्योंकि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं उन्हें भी हम दो समूहों में बांटते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक अंडमान ग्रुप और दूसरा निकोबार ग्रुप। तो ये हमें कहां पर मिलते हैं, अंडमान ग्रुप में। और इसमें भी बैरन किस प्रकार का है, एक्टिव है, और नारकोंडम किस प्रकार का है, एक्सटिंक्ट, मृत ज्वालामुखी है। और फिर आगे आप चले जाओगे तो आपको मिलेगा क्राकातोआ। कहां पर है क्राकातोआ, इंडोनेशिया में मिलेगा हमें। तो क्राकातोआ वॉल्केनो आप लोग नोट कर लेंगे, ये आपको मिलेगा इंडोनेशिया। इसके अलावा दो और पीक्स हैं जो हमें मिलती हैं अफ्रीका में। कौन कौन सी, माउंट कीनिया एंड माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट कीनिया और माउंट किलिमंजारो। और किलिमंजारो
अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी। तो ये जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट थी उसके जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखने थे, वो महत्वपूर्ण संरचनाएं हम लोगों ने देख ली। आगे बढ़िए, हेडिंग बनाइए मिड अटलांटिक बेल्ट। सो नंबर 3 इज मिड अटलांटिक बेल्ट, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। तो अगर हम इस मिड अटलांटिक बेल्ट को देखें कि इसका एक्सटेंशन हमें कहां से कहां तक देखने को मिलता है, तो आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को मिड अटलांटिक रिज बताया था। तो आप समझ लीजिए कि जिस जगह पर हमें मिड अटलांटिक रिज मिलता है, मध्य अटलांटिक कटक मिलता है, बिल्कुल वहीं पर आपको क्या मिलेगी, मिड अटलांटिक बेल्ट देखने को मिलेगी। तो मतलब सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, इन मिडिल पार्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ Atlantic Ocean from Iceland up to Antarctica. In middle part of Atlantic Ocean from Iceland up to Antarctica. ठीक है, तो अटलांटिक महासागर के मध्य में आइसलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक हमें इसका, इस पेटी का क्या देखने को मिलता है, विस्तार देखने को मिलता है। क्लियर है? अब यहां पर ज्वालामुखीयता क्यों होती है? एनीवन? सिंपल सी चीज है कि यहां पर प्लेट्स का डाइवर्जेंस हो रहा है और उस डाइवर्जेंस की वजह से हमें यहां पर वॉल्केनिज्म देखने को मिलेगी। तो एक लाइन में नोट कर लेंगे, लिख लीजिए कि डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स is responsible for volcanism. प्लेटों का अपसरण ज्वालामुखीयता के लिए उत्तरदायी है। प्लेटों का अपसरण ज्वालामुखीयता के लिए उत्तरदायी है। ठीक, और लास्ट पॉइंट, इसके बारे में क्या आप लोग जानेंगे, अंतिम बिंदु इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि यहां पर हमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या मिलेंगे, महत्वपूर्ण संरचनाएं हमें कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला नाम किसका आप बताएंगे? सबसे पहला नाम आ जाएगा मिड अटलांटिक रिज, क्योंकि मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है यहां का वो यही है, सबसे महत्वपूर्ण संरचना यही है। अब इसके अलावा मिड अटलांटिक रिज के अलावा हमें इसके अंदर कुछ आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। उन आइलैंड्स को भी देखोगे, जैसे एजोर्स आइलैंड, एजोर्स द्वीप। इसके अलावा आप देखेंगे सेंट हेलेना आइलैंड्स, सेंट हेलेना द्वीप। ठीक है, तो इस तरीके के ये जो बीच बीच में द्वीप हमें मिलते हैं, ये भी किस प्रकार की संरचनाएं हैं, वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स। तो मिड अटलांटिक बेल्ट सबसे इजी था समझना, याद करना, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं। क्लियर यहां तक? अब लास्ट में क्या पढ़ना है वॉल्केनिज्म टॉपिक के अंदर, कि जब किसी जगह पर वॉल्केनिज्म होती है तो स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, यानी कि लैंडफॉर्म्स, जिसमें वॉल्केनिक कोन्स हम लोग डिस्कस करेंगे, क्रेटर, कार्डेरा को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो एक हेडिंग बना लें आप लोग, वॉल्केनिक
लैंडफॉर्म्स ज्वालामुखीय स्थल रूप, ज्वालामुखीय स्थल रूप। अच्छा देखिए, जब हम लोग वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, ज्वालामुखीय स्थल रूपों की बात करते हैं, तो पहली चीज तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आपने पढ़ा है ना, वॉल्केनिज्म दो प्रकार की होती है, एक एक्सप्लोसिव और दूसरी क्वाइट, ठीक है? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों प्रकार की वॉल्केनिज्म से, दोनों प्रकार की ज्वालामुखीयता से एक जैसी संरचनाएं बनेंगी? नहीं होगा ना, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग अलग प्रकार की वॉल्केनिज्म से अलग अलग प्रकार का मैग्मा बाहर निकलता है, कहीं पर एसिडिक, कहीं पर बेसिक और कहीं पर अल्ट्रा बेसिक। तो इसका मतलब हम यहां पर एक चीज लिखेंगे, लिखिए नेचर ऑफ volcanic landforms depends on the nature of volcanic eruption। ज्वालामुखीय स्थल रूपों की प्रकृति, ज्वालामुखीय स्थल रूपों की प्रकृति ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रकृति पर निर्भर करती है, ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, लिख लिया? अब हमने लिखा कि नेचर ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, कि कैसा उद्भेदन हुआ है ये बताएगा कि स्थल रूप कैसे बनेंगे। तो एक काम करते हैं, यहीं पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी जगह पर एक्सप्लोसिव वॉल्केनिज्म हुई, विस्फोटक ज्वालामुखीयता हुई, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, और अगर किसी जगह पर क्वाइट वॉल्केनिज्म हुई, शांत ज्वालामुखीयता हुई, तब हमें किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्वाइट वॉल्केनिज्म के बारे में जानिए। देखो, क्वाइट वॉल्केनिज्म से अगर हम संरचनाओं को देखें, तो पहली चीज ये बताइए, अटलांटिक ओशन के अंदर जो वॉल्केनिज्म होती है वो क्वाइट होती है या एक्सप्लोसिव होती है? क्वाइट होती है। क्या संरचना बनती है वहां पर? रिज। अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग, कि अगर हम बोल रहे हैं कि अटलांटिक महासागर के अंदर जो ज्वालामुखीयता होती है, जो इरप्शन होता है, वो क्वाइट है, तो मैग्मा कैसा निकलता होगा? बेसिक। जनरली हम बोल सकते हैं बेसिक। और हमने क्या पढ़ा था कि बेसिक मैग्मा फैलता है, और फैल करके क्या बनाता है? प्लेट्यू, पठार। बट यहां तो रिज बन रहा है, यहां तो प्लेट्यू नहीं बना। क्या लॉजिक? क्या लॉजिक लगाएंगे? देखते हैं, कोई कुछ जुगाड़ लगा के समझा सकता है इसको? अच्छा, एक चीज है, चलो
मतलब अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट इनका जो लॉजिक है वो बड़ा सही है। देखो, एक तरफ मैग्मा लैंड सरफेस पर निकले, स्थलीय सतह पर, और दूसरी तरफ मैग्मा पानी के अंदर निकल रहा है, और वो भी ऐसा पानी जो 3-4 किलोमीटर गहरा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब मैग्मा इतने गहरे पानी के अंदर निकलेगा तो ये जो पानी का दबाव है, जो पानी का प्रेशर है, क्या वो मैग्मा को एकदम फ्रीली स्प्रेड होने देगा? नहीं होने देगा। दूसरी चीज, जब मैग्मा लैंड सरफेस पर निकलेगा, स्थलीय सतह पर निकलेगा, और एक तरफ मैग्मा पानी के अंदर निकला, क्या दोनों ही जगह पर मैग्मा के ठंडे होने की दर, रेट ऑफ कूलिंग, सेम होगी? पानी के अंदर जब मैग्मा निकलेगा तो वो तेजी से ठंडा हो जाएगा। तो हम यहां पर एक चीज देखेंगे कि जब ये इरप्शन कैसा होगा, अंडर वाटर इरप्शन, ठीक है, जल के अंदर जब उद्भेदन होता है तो इस उद्भेदन से हमें क्या देखने को मिलता है? फॉर्मेशन ऑफ रिजेस, कटक का निर्माण। और क्यों कटक का निर्माण? आप सीधे सीधे लिखोगे, उसके कारण होंगे हैवी प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग वाटर, ऊपर स्थित जल का अत्यधिक दबाव, ऊपर स्थित जल का अत्यधिक दबाव, और दूसरा रैपिड कूलिंग ऑफ लावा, लावा का तीव्र दर पर ठंडा होना। रैपिड कूलिंग ऑफ लावा, लावा का तीव्र दर पर ठंडा होना। तो ये तो हो गया कि जब इरप्शन अंडर वाटर होता है, पानी के अंदर होता है, तो क्या बनते हैं? रिजेस बनते हैं, कटक बनते हैं। अब अगर ये क्वाइट इरप्शन कहां पर होता है? लैंड सरफेस पर, स्थलीय सतह पर, तब क्या बनेगा? तो स्थलीय सतह पर या तो आपको बेसाल्टिक प्लेट्यू देखने को मिलेगा, बेसाल्टिक पठार आपको देखने को मिलेगा, और या फिर प्लेट्यू की जगह पर क्या बन सकता है? वॉल्केनिक प्लेन, ज्वालामुखीय मैदान का निर्माण हो सकता है। और ऑब्वियस सी चीज है कि पठार बनेगा या मैदान बनेगा, ये मैग्मा की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। अगर मैग्मा बेसिक निकला तो पठार बनाएगा, और अल्ट्रा बेसिक निकला तो प्लेन बना देगा। तो जब भी किसी जगह पर क्वाइट इरप्शन होता है तो उससे या तो रिजेस बनेंगे, या प्लेट्यूज बनेंगे, या फिर उससे प्लेन्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर यहां तक? अब हम आ जाएंगे कि अगर वॉल्केनिज्म जो है वो एक्सप्लोजिव हो, विस्फोटक हो, तो देखिए विस्फोटक में जनरली आप एक चीज बोलोगे कि जो मैग्मा निकलेगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। और एसिडिक अगर पूरी तरीके से एसिडिक नहीं भी होगा तो उसके अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी। और सिलिका की मात्रा अगर ज्यादा हुई तो क्या बनने की संभावना है? कोन्स बनने की संभावना है। ठीक है? हाँ, उन कोन्स की जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है, वो वॉल्केनो टू वॉल्केनो क्या कर सकती है? डिफर कर सकती है। कहीं पर कोन जो है वो ज्यादा ऊंचाई वाला बन सकता है और कहीं पर कम ऊंचाई वाला बन सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ये एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है,
तो जो सरफेस रॉक्स हैं, जो सतह की चट्टानें हैं, वो टूटती हैं, होता है। तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि अगर चट्टानें टूट रही हैं तो एक डिप्रेशन भी बनने के चांसेस हैं? चट्टानें अगर टूटेंगी तो एक गड्ढा, एक गर्त बनने के भी चांसेस हैं। तो इसीलिए एक चीज बोली जाती है कि जब भी किसी क्षेत्र में एक्सप्लोसिव वॉल्केनिज्म होगी तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? आप सीधे सीधे लिखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ बोथ elevated and subsided structures, ऊंची उठी तथा अवतलित संरचनाओं का निर्माण। ऊंची उठी तथा अवतलित संरचनाओं का निर्माण। ठीक, तो इसका मतलब एक्सप्लोसिव वॉल्केनिज्म से हमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स मिल गए, एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स और दूसरे सबसाइडेड स्ट्रक्चर्स। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग बना लो, एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स, ऊंची उठी संरचनाएं या उत्थित संरचनाएं। देखो, एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स, ऊंची उठी संरचनाएं या उत्थित संरचनाओं की अगर बात की जाए तो इसमें यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि ऊंची उठी संरचनाएं क्या होंगी। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसका सी लेवल से एलिवेशन ज्यादा हो उसे आप ऊंची उठी संरचना बोल दोगे। बट अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये संरचनाएं बनती कैसे हैं, क्या बोलेंगे आप? सीधे सीधे एक चीज बोल सकते हो ना, अंदर से जो भी मटेरियल्स निकले, अगर वो मटेरियल्स जो वॉल्केनिक वेंट है, ज्वालामुखी छिद्र जिससे वो पदार्थ बाहर निकले थे, अगर वो पदार्थ उस वेंट के आसपास इकट्ठा हो जाएं, एक्यूमुलेट हो जाएं, तो उसी के इकट्ठा होने से एक ऊंची उठी संरचना, एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। तो मतलब इन संरचनाओं का अगर हमें निर्माण बताना होगा तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे? लिखिए कि दीज स्ट्रक्चर्स आर द रिजल्ट ऑफ accumulation of volcanic materials near volcanic vent। ठीक, हिंदी वाले लिखें, इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण, इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण ज्वालामुखीय पदार्थों का एकत्रीकरण ज्वालामुखीय छिद्र के निकट होने से होता है। ज्वालामुखीय पदार्थों का एकत्रीकरण ज्वालामुखी छिद्र के निकट होने से होता है। और आप ये भी लिख सकते हो कि ऐसे वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स को हम किस नाम से जानते हैं? वॉल्केनिक कोन्स कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। तो अब यहां पर क्या पढ़ना है हमें कि ज्वालामुखी शंकु जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक कोन्स। तो चलिए इन्हीं वॉल्केनिक कोन्स के अंदर, एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स के अंदर हेडिंग बना लेंगे आप, टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स या टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक कोन्स, ज्वालामुखीय शंकुओं के प्रकार। देखो, जब हम लोग
ज्वालामुखीय शंकुओं के प्रकार देखते हैं तो बेसिकली आप लोग ये समझिए कि वॉल्केनिक कोन्स मतलब दो कोन्स को एक दूसरे से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम फर्क कैसे करेंगे कि ये वाला जो शंकु है और ये वाला जो शंकु है ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। एक चीज जो कि कॉमन सेंस है कि दोनों का फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होगा, ऊंचाई है, चौड़ाई है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। दूसरा जो टेक्निकल डिफरेंस होता है, जो तकनीकी अंतर होता है, वो होता है मटेरियल्स में, कि जो कोन बना है, जो शंकु बना है, वो किस प्रकार के पदार्थों के एकत्रित होने से बना है। ये निर्धारित करेगा कि जैसे मटेरियल्स इकट्ठा होंगे वैसी ही कोन की चौड़ाई होगी और वैसी ही कोन की ऊंचाई होगी। ठीक, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला शंकु हम लोग देखते हैं सिंडर कोन। हिंदी में इसे सिंडर शंकु ही लिखा जाता है। सिंडर कोन, सिंडर शंकु। ठीक है, अब सबसे पहली चीज है सिंडर शंकु क्या मतलब। देखो, अगर आप किसी वॉल्केनिक कोन को कह रहे हो ना कि वो सिंडर शंकु है, तो आप बस इतना इमेजिन करिए कि अगर किसी जगह पर एक कोन बना हुआ है, लेकिन वो कोन किससे बना है? पायरोक्लास्टिक मटेरियल से। देयर इज नो मैग्मा, देयर इज नो लावा। उस कोन के बनने में मैग्मा या लावा का कोई योगदान नहीं है। वो किससे बना है? जो चट्टानें टूटी हैं, चट्टानों के जो टुकड़े हैं, जो डस्ट है, धूल, जो ऐश है, राख, उसके इकट्ठा होने से अगर किसी जगह पर एक पर्वत जैसी संरचना बन गई है तो उसी को आप क्या नाम देंगे? सिंडर कोन। तो लिखिए एक लाइन कि इट इज द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ pyroclastic materials. It is the result of accumulation of pyroclastic materials. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स, हाँ, मैक्सिको, मैक्सिको में आपको मिलेगा माउंट जोरुल्लो। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल आप सैन साल्वाडोर में देख सकते हो। सैन साल्वाडोर में हमें मिलता है माउंट इजाल्को, माउंट इजाल्को। और फिलीपींस का एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं लुजोन आइलैंड, लुजोन द्वीप। लुजोन द्वीप जो है वो फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। इस लुजोन आइलैंड पर हमें मिलता है माउंट कैमिगुइन। ठीक है, माउंट कैमिगुइन। तो इन तीनों को आप उदाहरण मान करके चलेंगे, किसका? सिंडर शंकु का, सिंडर कोन का। तो सिंडर कोन हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा? नंबर 2। नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे आप लोग नंबर 2 स्ट्रैटोकोन। क्या लिखेंगे? स्ट्रैटोकोन, या इसी को कॉम्पोजिट कोन भी लिखा जाता है। तो मिश्रित शंकु या स्तरीय शंकु, मिश्रित शंकु या स्तरीय शंकु।
अब सवाल ये है कि ये मिश्रित शंकु या स्तरीय शंकु का क्या मीनिंग? नहीं, एसिडिक से बेटा अगर कोई बनेगा ना तो उसको आप सीधे सीधे एसिडिक लावा कोन लिखोगे। ठीक, अब सुनो, होता ये है कि अगर हम मान लें कि किसी क्षेत्र में यहां पर एक वॉल्केनिक वेंट है, एक ज्वालामुखी छिद्र है, इरप्शन हुआ, इमेजिन करना थोड़ा सा, इरप्शन हुआ और इरप्शन होने पर जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स निकले थे, उन पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स ने एक परत बना ली। लेकिन पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स के साथ लावा भी निकला है, तो अब क्या होगा? इन पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स के ऊपर लावा की एक परत बन गई। ठीक है, फिर मान लीजिए कि कुछ समय के बाद रीरप्शन हुआ, दोबारा से उद्भेदन हुआ, तो दोबारा से उद्भेदन हुआ तो फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स की एक परत जमा हुई। ठीक है, एक लेयर पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स की, और फिर लावा निकला तो फिर इसके ऊपर लावा की एक परत। तो आप एक सीधी सी चीज समझिए कि अगर किसी ज्वालामुखी शंकु के अंदर हमें पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स और लावा की ऑल्टरनेट लेयर्स मिलती हैं, एक परत पायरोक्लास्टिक पदार्थों की, एक परत लावा की, फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स, फिर लावा, तो ऐसे शंकु को आप क्या कहेंगे? स्ट्रेटोकोन कहेंगे, या इसी को कह रहे हैं कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट का क्या मतलब है? कि इट इज अ ब्लेंडिंग, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ लावा कोन्स एंड सिंडर कोन्स। सिंडर कोन मतलब जो राख वाख से बना हो, लावा कोन जो कंप्लीटली किससे बना हो? लावा से बना हो। ये दोनों का क्या है? मिक्सचर है, मिश्रण है। तो लिख लीजिए एक लाइन, लिखो, सच volcanic cones are formed due to accumulation or formation of alternate layers of pyroclastic materials and lava। इस प्रकार के शंकु का निर्माण पायरोक्लास्टिक पदार्थों तथा लावा की एक के बाद एक परतों का निर्माण होने से होता है। एक के बाद एक परतों का निर्माण होने से होता है। एग्जाम्पल अगर आप इसके लिखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, शास्ता, रेनियर, होड, ठीक है, फ्यूजियामा भी आप इसमें बोल सकते हैं, माउंट मेयोन है, माउंट कोटोपेक्सी है। मतलब कहने का ये है कि ज्यादातर जो ज्वालामुखीय शंकु होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? स्ट्रेटोकोन्स होते हैं। तो स्ट्रेटोकोन देख लिया हमने। नंबर थ्री हेडिंग बनाइए, एसिडिक लावा कोन। एसिडिक लावा कोन, देखिए एसिडिक लावा कोन, अम्लीय लावा शंकु, क्या मतलब है? सीधा सा मीनिंग यही है ना
कि अगर किसी जगह पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और अंदर से एसिडिक लावा निकला, तो वो लावा जब ठंडा होगा, ठोस होगा, तो उसके ठंडे और ठोस होने से जो कोन बनेगी वो क्या कहलाएगी? एसिडिक लावा कोन कहलाएगी। अब जब भी किसी जगह पर ऐसा शंकु बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी और चौड़ाई कैसी मिलेगी? कम। क्यों? क्योंकि ये लावा बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड नहीं होगा, एक ही जगह पर इकट्ठा होता रहेगा, इसलिए ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी लेकिन चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो लिखें एक लाइन में, लिखो एक्यूमुलेशन of acidic lava produces narrow but extremely tall volcanic cones, which are called acidic lava cones, हिंदी वाले लिख लो कि अम्लीय लावा के एकत्रीकरण से संकीर्ण परंतु अत्यधिक ऊंचे शंकुओं का निर्माण होता है, जिन्हें अम्लीय लावा शंकु कहा जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण इसका, तो देखो एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना हो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि these acidic lava cones are also called strombolian cones। किस नाम से जाना जा रहा है? स्ट्रोम्बोलियन शंकु। तो मतलब तो सीधा है ना कि माउंट स्ट्रोम्बोली का जो कोन है वो एक आइडियल एग्जाम्पल है, एक आदर्श उदाहरण है किसका? एसिडिक लावा कोन का। सिंपल सी चीज है। अब ये तो आपने पढ़ा एसिडिक लावा कोन, अम्लीय लावा शंकु। नेक्स्ट वन इज बेसिक लावा कोन। बेसिक लावा कोन क्षारीय लावा शंकु। बेसिक लावा कोन क्षारीय लावा शंकु। क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर आप बोलते हो कि किसी जगह पर बेसिक लावा निकला, ठीक है, और बेसिक लावा के निकलने से क्या हो गया? वहां पर एक कोन डेवलप हो गया, एक शंकु निर्मित हो गया, तो उसे हम क्या कह देंगे? बेसिक लावा कोन। अब ये बताओ मुझे कि जिस तरीके से ये कोन है जो कि नैरो है और बहुत ज्यादा ऊंचा है, क्या बेसिक लावा कोन भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा? नहीं, उसकी चौड़ाई ज्यादा होगी और ऊंचाई कैसी होगी? कम होगी। तो अगर हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें कि बेसिक लावा कोन किस तरीके से बनेगा, तो बेसिक लावा कोन को आप देखोगे कि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये रिजेंबल करता है एक शील्ड को, ढाल। ठीक है, इसीलिए बेसिक लावा कोन्स को और क्या नाम देते हैं? शील्ड कोन्स कहा जाता है। तो लिखें आप लोग,
लिखो, sometimes cooling and solidification of basic lava produces low but extremely wide, low but extremely wide shield like conical structures, then such structures are called basic lava cones. Then such structures are called basic lava cones. हिंदी वाले लिखें, कभी कभी क्षारीय लावा अत्यधिक चौड़े परंतु कम ऊंचाई वाले शील्ड नुमा शंकुओं का निर्माण करता है, जिन्हें क्षारीय लावा शंकु कहा जाता है, और क्या नाम दे रहे हैं इन्हें? हवाईयन कोन्स। तो सीधी सी बात है कि अगर आप हवाईयन शंकु बोल रहे हो तो इस प्रकार के शंकुओं का जो निर्माण होगा वो कहां पर होगा? हवाई आइलैंड्स में। क्लियर है? तो मोना लोआ, मोना किया, ये जो सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा था, ये किस प्रकार के कोन्स डेवलप करेंगे? बेसिक लावा कोन्स। लास्ट में एक और कोन है जो आप लोगों को मैं बता देता हूं, हेडिंग बनाइए आप लोग, पैरासिटिक कोन्स। पैरासिटिक कोन्स, परिपोषित शंकु या परजीवी शंकु भी आप इन्हें बोल सकते हो। इसको इस तरीके से आप समझिए कि अगर किसी जगह पर ये एक कोन डेवलप हुआ है, एक ज्वालामुखी शंकु बन गया, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हर वॉल्केनिक कोन के अंदर हमें क्या मिलता है? मैग्मा के मूवमेंट के लिए एक पैसेज होता है, एक मार्ग होता है, जिसे हम वॉल्केनिक पाइप कहते हैं। तो इसको हम लिख ले रहे हैं कि ये है हमारा मेन वॉल्केनिक कोन, मुख्य ज्वालामुखी शंकु है। इसको आप लिख लीजिए यहां पर कि ये हो गया हमारा मेन वॉल्केनिक पाइप, मुख्य ज्वालामुखी पाइप है। और यहां से अब हम माने कि अगर इस मेन वॉल्केनिक पाइप से इस तरीके से ब्रांचेस निकली हुई हैं, शाखाएं, मतलब आप क्या बोलोगे? माइनर पाइप्स, लघु पाइप अगर निकले हुए हैं, इनको आप लिख लीजिए कि दीज आर ब्रांचेस, और यू कैन से माइनर पाइप्स, शाखाएं हैं या लघु पाइप हैं ये। तो मुझे बस इतना बताइए कि अगर किसी ज्वालामुखी का जो सेंट्रल पाइप है, जो मेन पाइप है, उससे ब्रांचेस निकल गई हैं, शाखाएं निकल गई हैं, तो जब इरप्शन होगा, उद्भेदन होगा, तो क्या मटेरियल्स सिर्फ इस मेन पाइप से ही बाहर निकलेंगे? नहीं ना।
इन ब्रांचेस से भी मटेरियल्स बाहर निकलेंगे, और जब इन ब्रांचेस से मटेरियल्स बाहर निकलेंगे तो इनके पास भी इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो हैं, संरचनाएं जो हैं, वो क्या हो जाएंगी, निर्मित हो जाएंगी। तो ये जो माइनर पाइप्स के ऊपर लघु जो पाइप हैं, जो ब्रांचेस हैं, इनके ऊपर ये जो कोन्स बनते हैं, ये जो शंकु बनते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, पैरासिटिक कोन्स कहते हैं, परिपोषित शंकु कहा जाता है। ठीक है, तो आप एक सीधी सी चीज, एक सिंपल सी लाइन नोट कर लीजिए, लिखो वॉल्केनिक कोन्स formed around the vent of minor pipes or branches of main central pipe, or branches of main central pipe। हिंदी वाले नोट कर लें, लिखो लघु पाइप या केंद्रीय ज्वालामुखी पाइप की शाखाओं के छिद्रों के चारों ओर निर्मित ज्वालामुखीय शंकु। इसका एग्जाम्पल, उदाहरण, तो इसका उदाहरण अगर आप देखोगे तो आप लिख लीजिए माउंट शास्तिना। कोई बता सकता है ये किसका पैरासिटिक कोन हो सकता है? माउंट शास्ता का। माउंट शास्ता का एक पैरासिटिक कोन है विच इज कॉल्ड माउंट शास्तिना। ठीक है, क्लियर? अब देखो, जितने भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स थे, ऊंची उठी संरचनाएं थी, वो तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब आप लोग फटाक से हेडिंग बना लो, सबसाइडेड स्ट्रक्चर्स। सबसाइडेड स्ट्रक्चर्स, अवतलित संरचनाएं। तो सबसाइडेड स्ट्रक्चर्स, अवतलित संरचनाएं, क्या बताएंगे आप? सबसाइडेड अवतलित का मतलब होता है सीधी भाषा में गड्ढा। ठीक है, ये तो वो है कि आप अगर लिखने के लिए जा रहे हो तो आप मेंस की कॉपी में नहीं लिख सकते ना कि जब ज्वालामुखी फटता है तो गड्ढों का निर्माण होता है ना, वरना आदमी कहेगा ये देखो क्या लिख रहे हैं ये। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? अवतलित संरचनाएं। तो अवतलित का सीधा सा मतलब है कहीं पर इस तरीके का एक डिप्रेशन बन जाए। तो हम एक चीज बोलेंगे कि जब किसी जगह पर एक्सप्लोजिव इरप्शंस होते हैं, विस्फोटक उद्भेदन हुआ और उससे एक डिप्रेशन बन गया, एक ट्रफ, गर्त, तो उसी डिप्रेशन को, उसी गर्त को हम किस नाम से जानते हैं? सबसाइडेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो एक लाइन लिख लीजिए कि these structures represent depressions formed as a result of explosive volcanism, यह संरचनाएं विस्फोटक
ज्वालामुखीयता, विस्फोटक ज्वालामुखीयता के फलस्वरूप निर्मित गर्तों को दर्शाते हैं, या गर्तों को दर्शाती हैं। अब इसमें आप जब भी ये सबसाइडेड स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे ना, तो दो शब्द आपको मिलेंगे, क्रेटर एंड कार्डेरा। कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेटर एंड कार्डेरा? छोटा गड्ढा क्रेटर कहलाता है और बड़ा गड्ढा कार्डेरा। बस, इससे ज्यादा कहानी ना सोचनी हो ना बतानी है किसी को, ठीक है? क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ काल्पनिक चीजें हैं जो आप लोगों ने बोली। पानी दोनों में हो सकता है, दोनों ही बेटा किसी ज्वालामुखी पर्वत की पीक पर भी बन सकते हैं और नॉर्मल सरफेस पर भी बन सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो बस इतना याद रखो कि क्रेटर जो होता है वो स्मॉल साइज्ड होता है और कार्डेरा जो होता है वो लार्ज साइज होता है। तो एक लाइन में सिंपली नोट कर लीजिए आप लोग, लिखो स्मॉल साइज डिप्रेशंस आर कॉल्ड क्रेटर्स, स्मॉल साइज्ड डिप्रेशंस आर कॉल्ड क्रेटर्स, while large sized depressions are known as calderas. छोटे आकार के गर्त क्रेटर कहलाते हैं, जबकि बड़े आकार के गर्तों को कार्डेरा कहा जाता है। यहां पर आकर के ये जो टॉपिक था आप लोगों का वॉल्केनिज्म, ये हमने कर लिया कंप्लीट, समाप्त।